वेलकम टू द विजन क्लासेस। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो सबसे पहले हम लोग जो अपना वे है लर्निंग का उसमें सबसे पहले हम लोग पीछे का वीडियोस में जो भी वेल्डिंग के बारे में हमने कवर अप किया उसे रिकॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग से 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करना चाहेंगे कि क्या क्या हमने एक पढ़ा है अभी तक वेल्डिंग में, और आगे क्या क्या अभी पढ़ना बाकी है वो तो देखने ही वाले हैं। इस वीडियो में भी थोड़ा सा आगे पढ़ाई करेंगे, बट पीछे का एक बार रिकॉल करना आवश्यक रहता है, जिससे एक कंटिन्यूटी फ्लो हमारे पास आ जाए। तो हम बात कर रहे थे वेल्डिंग की। ठीक है, तो वेल्डिंग की अगर बात करें तो भैया वेल्डिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था हर एक लेक्चर में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना बताऊंगा कि आपको लर्न ही हो जाएगा। ठीक है, वेल्डिंग क्या है? एक परमानेंट ज्वाइन करने का एक प्रोसेस है, और वेल्डिंग एक परमानेंट ज्वाइन करने का प्रोसेस है किसकी मदद से? हीट और प्रेशर दोनों की मदद से। इसके बाद हमने देखा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, हीट प्रेशर, ओनली हीट लिख दे, ओनली प्रेशर ओनली ला दे, और कभी कभी दोनों की मदद से, समटाइम्स बोथ हीट एंड प्रेशर, समटाइम बोथ हीट एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग समटाइम बोथ हीट एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग बात किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। ठीक है, कैसे मीन्स इलेक्ट्रोड किधर से किधर फ्लो होता है, आयंस किधर से किधर फ्लो होता है, आयन कैसे एक इनफेलप रूप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कवर अप कर लिया था। इसके बाद हम पढ़े थे स्टेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी की बात किए थे। ठीक है, उसके बाद थर्मिनिक इमिशन का हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोग आर्क लेंथ की बात किए थे। उसके बाद हम लोग ये बताए थे हीट कहाँ पे ज़्यादा होगा। हीट मतलब 2/3 किस पार्ट पे होगा, जो पार्ट पॉजिटिव से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें ज़्यादा वेल्डिंग चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा हमें मीन्स उसे मेल्ट करवाना है, वहाँ पे हीट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा चाहिए होगा। उसके बाद हमने देखा था आर्क ब्लो किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखे थे इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी एंड एसी में एक अच्छा सा कंपैरिजन हमने किया था। स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी एंड एसी, ये तीनों में हमने अच्छे से कंपैरिजन किए थे। उसके बाद हमने कुछ और बेसिक्स टर्म्स वगैरह कवर किया था, जो जैसे कि रूट क्या होता है, ये कुछ टर्म्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो हमने कवर किया था। और पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग एक काफ़ी डीप में पढ़ा था। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन क्या होता है, सॉलिड वेल्डिंग, सॉलिड लिक्विडस वेल्डिंग और सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग, सारा हमने पढ़ रखा था पिछले क्लास में। और इस क्लास में हमने स्टार्ट किया था जो अपना पिछले क्लास से सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग का हमने डायग्राम देखा था बाकायदा। ठीक है, और कुछ हद तक हमने कंसेप्ट भी देखा था। तो हम लोग अभी बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर की। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर की VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। तो सब हेडिंग डालिए, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
सब हेडिंग डालना है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या होता है कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। तो एक्स एक्सिस पर किसको लेना है, करंट को लेना है, एंड वाई एक्सिस पर किसको लेना है, वोल्टेज को लेना है। एक्स एक्सिस पे किससे लेना है, करंट को लेना है, और वाई एक्सिस पे किससे लेना है, वोल्टेज को लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद एक टर्म आता है शॉर्ट सर्किट करंट और दूसरा टर्म आता है ओपन सर्किट करंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट करंट जो मैक्सिमम करंट एक्स एक्सिस पे होगा उसे हम लोग बोलते हैं, और अच्छे से डिफिनीशन में आगे नोट डाउन भी करवाऊंगा इसका। यहाँ पे बस इतना समझो, जो मैक्सिमम करंट होगा उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट के रूप में बोलते हैं, और जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसे हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज के रूप में बोलते हैं। तो पहला क्या है, मैक्सिमम करंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, SSC, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, इसके बाद का जो हमारे पास ये है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, और ये करंट ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट करंट ट्रांसफर मतलब कांस्टेंट करंट यहाँ पे रहना है। ठीक है, इसका कुछ ग्राफ इस तरह से ऑब्टेन्ड होता है हमारे पास। ठीक है, आगे अभी समझेंगे, घबराना नहीं है, अभी ग्राफ देखिए बस, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये V1, तो ये I1। सिमिलरली ये हमारा V2 रहेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, I2। ये हमारा V2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, I2। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का। और ये कैसा एक से बना है, ड्रॉपिंग, इसे हम लोग कहते हैं ड्रॉपिंग VI कैरेक्टरिस्टिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग VI कैरेक्टरिस्टिक। इसे हम लोग नाम देते हैं ड्रॉपिंग VI कैरेक्टरिस्टिक, ड्रॉपिंग VI कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये कब यूज में आता है, ये कब दिखता है इस टाइप का ग्राफ में, जब हम लोग मैनुअली आर्क वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी नोट डाउन करिए, कब हमें ऑब्टेन्ड होता है, जब हम लोग मैनुअली आर्क वेल्डिंग करते हैं। जब हम लोग मैनुअली आर्क वेल्डिंग मैनुअली आर्क वेल्डिंग करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम,
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस ग्राफ से क्या क्या समझ में आना चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं, फिर नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, मैनुअली आर्क वेल्डिंग में जो कल मैंने बताया था, मैनुअली आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोड मूव करता है, एक तो डेप्थ होता है और एक अलोंग द जिधर हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसके डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में मैनुअली उसे मूव कराना पड़ता है, तो उसे हम लोग मैनुअली आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये समझ लीजिए, इन केस ऑफ मैनुअली आर्क वेल्डिंग ये एक इम्पॉसिबल हो जाता है कि आर्क लेंथ कांस्टेंट करना। ठीक है, आर्क अब हाथ ही है, ऊपर नीचे तो हो सकता है, तो वो एक इम्पॉसिबल फैक्टर हो जाता है इन केस ऑफ मैनुअली आर्क वेल्डिंग में क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या इम्पॉसिबल होता है, कांस्टेंट आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है हमारा, ये कांस्टेंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये कांस्टेंट ट्रांसफार्मर में जो होता है एक खासियत होता है, इस कांस्टेंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक खासियत, जो इसके पास एक मूवेबल सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, ये अगर आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जानते होंगे, या फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बच्चे के क्लास का टॉपिक है ये सब। तो इसमें क्या होता है, मूवेबल सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, और ये एडजस्ट कर सकता है वेल्डिंग करेंट को। ठीक है, और ये एडजस्ट कर लेता है वेल्डिंग करंट को, वेल्डिंग वोल्टेज का जैसे जैसे चेंज होता है उस हिसाब से ये वेल्डिंग करंट को एडजस्ट कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा पावर इनपुट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा पावर इनपुट कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो पहले इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ मैनुअल आर्क वेल्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू कीप in case of manual arc welding in case of manual arc welding in case of manual arc welding it is impossible to keep it is impossible to keep the arc length it is impossible to keep the arc length constant in case of manual arc welding it is impossible to keep the arc length constant. Therefore we use a constant current transformer for manual arc welding which has, इसका कैसा नेचर था मैंने बताया था, which
have dropping volt ampere characteristic. ओके और मैंने क्या बताया था अभी, ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग मूवेबल होता है, जिसके कारण वो करंट को एडजस्ट कर लेता है। जैसे ही वोल्टेज चेंज होता है वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली, जितना वोल्टेज चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज ज़्यादा या कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा पावर इनपुट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सो दिस ट्रांसफार्मर this transformer has movable secondary winding and it can adjust the welding current with respect to changing voltage and hence keeping the power input constant। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसे एक बार और रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया हमने और क्यों, क्या इसका फ़ायदा हुआ। क्योंकि पावर इनपुट यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिलता है। क्यों मिलता है कांस्टेंट? क्योंकि एक इसमें खासियत होता है, क्योंकि इसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो मूवेबल होता है, जिसके कारण वोल्टेज जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे करंट कम ज़्यादा होता होगा और उसके कारण हमारा पावर और इनपुट सेम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे शायद पावर आउटपुट होगा, पावर आउटपुट सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर? अब देखिए मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे दो पॉइंट मैंने लिखाया था, एक SCC एंड OCV, तो इसका भी लिखना है हमें। द मैक्सिमम वोल्टेज of circuit is called as the maximum voltage of circuit is called as open circuit voltage, and the maximum current is called as short circuit करंट। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसे नोट डाउन करवाना इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड द मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट।
मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब बात करेंगे, ये तो हमारा पास मैनुअल की थी कहानी, मैनुअल आर्क वेल्डिंग की कहानी थी। अब जब हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग रहता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। जब हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। केस ऑफ, पहले नोट डाउन कर लेते हैं फिर आराम से समझते रहेंगे। चलिए, जब हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक रहेगा उस केस में, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक क्या होता है ये मैंने कल वाले वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वहाँ से जाके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग, इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आर्क welding, the electrode is fed automatically, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, is fed automatically and hence arc length remains constant. Therefore, a constant voltage transformer is used, which has linear voltage ampere current, characteristic, which has linear volt ampere कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हम लोग बात करें तो इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग की जहाँ तक बात है उसमें क्या रहता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड इज फेड ऑटोमेटिकली। यहाँ तक सभी को क्लियर था, इलेक्ट्रोड हम लोग के ऑटोमेटिकली फेड करते हैं। एंड हेंस आर्क लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, इसके कारण क्या होता है, आर्क लेंथ हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड देयरफॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज व्हिच हैज अ लीनियर वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये समझ में आ जाएगा, इजली है। तो यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर का कैसा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, लीनियर आ जाता है हमारे पास। ठीक है,
ये हमारे पास क्या ऑपरेंड हो जाता है, कुछ इस तरह से लीनियर ऑपरेंड हो जाता है। वोल्टेज और करंट। तो ये ग्राफ किसके लिए है, फॉर सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग, फॉर सेमी ऑटोमेटिक एंड फॉर सेमी automatic and automatically arc welding। for semi automatically and automatically arc welding। यहाँ तक सभी को क्लियर। VI characteristic of constant voltage transformer। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ in case of ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग की हम लोग बात करते हैं, जिसमें स्टेबल आर्क होता है। ठीक है, फॉर स्टेबल आर्क वोल्टेज ऑफ आर्क के किसके बराबर होता है, वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि एक ये कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। इन केस ऑफ सेमी आर्क एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग, in case of semi arc semi automatic and automatic arc welding, semi automatic and automatic arc welding for a stable आर्क, वोल्टेज ऑफ आर्क किसके बराबर होगा हमारे पास, वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ऑफ आर्क किसके बराबर होगा, वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हम लोग करते हैं, एज अ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, नोट डाउन करें।
तो इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है हमारे पास, फॉर स्टेबल आर्क वेल्डिंग, इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग, हमारे पास एक स्टेबल आर्क होता है जिसमें वोल्टेज ऑफ आर्क किसके बराबर होगा, वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर के बराबर। एज ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग में, इन केस ऑफ मैनुअल आर्क वेल्डिंग, अगर स्टेबल आर्क की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या इक्वल होगा, उसमें करंट इक्वल होगा, हमने पीछे पढ़ रखा है। करंट ऑफ आई ऑफ जो आर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, आई ऑफ ट्रांसफार्मर के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इन केस ऑफ मैनुअल आर्क वेल्डिंग, in case of manual arc welding, for a stable arc, I of arc is equal to I of ट्रांसफार्मर। आई ऑफ आर किसके बराबर होगा, आई ऑफ ट्रांसफार्मर के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज ए कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। एज अ कांस्टेंट current transformer is used, as a constant current transformer is used। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अच्छा, अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक की। अगर बात करें तो उसमें वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, फॉर सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग, वोल्टेज इक्वल टू सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग। इसमें इस केस में हम लोग वोल्टेज का क्या इक्वेशन यूज करते हैं, वोल्टेज इक्वल टू ओसीवी, ओसीवी मैंने बताया था पीछे, ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओसी वी अपॉन एस सी सी इंटू वोल्ट आई। ठीक है, तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स इस पे आ जाता है गेट में, तो इस इक्वेशन पे ध्यान रखना है।
ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन होता है फॉर सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग में। कहाँ से आया ये डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, हम लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहे। फॉर सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इसमें OCV क्या है हमारे पास, OCV इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज। SCC क्या है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट करंट मैक्सिमम वोल्टेज इन सर्किट। ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वोल्टेज इन सर्किट। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम करंट इन सर्किट। ठीक है। और V क्या है हमारे पास, अवेलेबल क्वेश्चन में V हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज ऑफ आर्क। I हमारे पास क्या होता है, करंट ऑफ आर्क। I हमारे पास क्या होता है, करंट ऑफ आर्क। B हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज ऑफ आर्क। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब इसमें अगर बात करें ओम्स लॉ, ये इनवैलिड होता है। ओम्स लॉ तो इनवैलिड होता है, बट पावर इक्वल टू VI हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ इज इनवैलिड। नोट डाउन करिए, ओम्स लॉ इज इनवैलिड एंड पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू VI, ये वैलिड होता है। पावर किसके बराबर होता है, VI के बराबर, जो कि एक वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने समझ रखा है, और आगे हम लोग एक इसके बेस्ड ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे और क्रिस्टल क्लियर हमारे पास कंसेप्ट हो जाए। ठीक है, तो लिखिए, इससे रब कर देता हूँ। एक न्यूमेरिकल हम लोग अगर सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और भी बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। चलिए नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन, वोल्टेज फॉर नोट डाउन करिए, वोल्टेज फॉर लीनियर पावर सोर्स voltage equal to 24 plus 4L if OCV
is 80 volt and SCC is 600 ampere, then find optimum arc length for maximum पावर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है वोल्टेज फॉर अ लीनियर पावर सोर्स। एक वोल्टेज का हमारे पास जो एक लीनियर पावर सोर्स का है उसका एक इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास, जो कि आर्क लेंथ के साथ वैरी कर रहा है, उसके फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन है। और हमारे पास क्या बताया गया है, ओपन सर्किट वोल्टेज हमारे पास 80 वोल्ट है और शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास 600 एम्पियर है। तो फाइंड करना है ऑप्टिमम आर्क लेंथ। ऑप्टिमम आर्क लेंथ क्या होगा, जिस आर्क लेंथ पे हमारे पास पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम आर्क लेंथ हमें फाइंड करना है पावर मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले आप लोग सोचिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सोचिए, उसके बाद मैं इसका प्रोसीजर बताने वाला हूँ। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है हमारे पास, उससे भी माइनस वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, OCV माइनस OCV अपॉन SCC इंटू आई। वोल्टेज हमारे पास ये होता है। ठीक है, 24 + 4L ये हमारे पास दे रखा है, इक्वल टू OCV का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, OCV इक्वल टू 80 वोल्ट। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे अभी तक मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर कराए थे और आज मैं अभी न्यूमेरिकल पे आ चुका हूँ। तो अगर डिफरेंट एक बच्चा ऐसा तो नहीं है, अगर आप ठीक है फर्स्ट टाइम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट में कर रहे हैं तो सिर्फ गेट पे फोकस रहते हैं। बट क्या होता है ना, कभी बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि सारे बच्चों को हम लोग देख के साथ में लेके चलना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते रहते हैं। और ठीक है, अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सेम अगर टेक्निकल का अलग एग्ज़ाम है तो आप ज़रूरी उसमें अगर कोई दूसरा PSU वगैरह है या फिर दूसरा कुछ कोई भी एग्ज़ाम, बहुत सारे गेट के बच्चे भी SSC JEE में बैठते हैं। ठीक, कोई भी एग्ज़ाम पहले छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। सबसे मेन बात होता है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले सेलेक्ट हो, कहीं भी सेलेक्ट हो, फिर वहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं। उसके कारण क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स में एक साथ बहुत सारे एग्जाम में एक साथ अपीयर होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल बेस्ड पे हमें कम ध्यान देना है और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे SSC JEE और जो भी सेंट्रल एग्जाम्स अदर होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थ्योरेटिकल पार्ट को भी साथ में अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए, मैं 1 मिनट का होल्ड लेता हूँ। तो हमारे पास OCV का क्या वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास OCV का क्या वैल्यू दे रखा है 80। ओके, तो 80 माइनस OCV हमारे पास क्या है 80 अपॉन SCC का वैल्यू क्या है हमारे पास 600। और हमें आई तो यहाँ से फाइंड ही करना है, ठीक है। आई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आई क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करिए आप इसको कुछ, तो आई इस तरह से आ जाने वाला है। मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है। यहाँ से आई आ गया, तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर इजकल टू V इंटू आई। पावर क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास V यहाँ से है और I यहाँ से आ गया, तो पावर हमारे पास क्या आ जाता है V इंटू आई, ठीक है। तो पावर हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास पावर आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा ऑलमोस्ट 24 + 4L इंटू 56 - 4L इंटू 15/2, ठीक है। ये दो इक्वेशन को बस मैं मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया हूँ। अब हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, जो हमें पावर को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, पावर को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो फॉर पावर टू बी मैक्सिमाइज क्या होगा, dp/dl शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी कंडीशन को अगर हम लोग को मैक्सिमाइज करना होता है तो उसे इसी प्रकार करते हैं, मैथ्स में आपने क्लास में समझा होगा। तो फॉर पावर इज इक्वल टू बी मैक्सिमाइज्ड, फॉर P टू बी मैक्सिमाइज्ड dp/dl शुड बी इक्वल टू 0। जब आप ऐसा करेंगे, इस dp/dl इस इक्वेशन को L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपको L का वैल्यू प्राप्त होगा। वो किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट L इक्वल टू 4mm के बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सॉल्व करिए, अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उनको पर्सनली बता दूंगा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और ऑलमोस्ट तो सॉल्व हो ही चुका है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्री ऑफ वेल्ड बीड, और कुछ एफिशिएंसी का बात करेंगे। ज्योमेट्री ऑफ वेल्ड बीड एंड ज्योमेट्री ऑफ जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देखे थे, बट अभी थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे हम लोग।
ज्योमेट्री ऑफ वेल्ड बीड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तो ऐसा डायग्राम था हमारे पास। ठीक है, जो वहाँ पे नहीं समझे थे यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रीइंफोर्समेंट और क्रॉनिंग, दोनों इसका नाम दिया गया है, रीइंफोर्समेंट एंड क्रॉनिंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट एंड क्रॉनिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को पेनिट्रेशन। और ये क्या है हमारे पास, ये जो गैप है हमारे पास, इस गैप को बोलते हैं रूट गैप। इस गैप को क्या बोलते हैं हम, रूट गैप बोलते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को, इसी फिगर को हम लोग कैसे भी समझ सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूफ बोल देते हैं। ठीक है, और ये टोटल क्या है हमारे पास, इसे रब करिए, ये टोटल हमारे पास क्या है यहाँ से यहाँ तक, इस टोटल को क्या बोलेंगे, बीड हाइट। ये टोटल क्या है हमारे पास, बीड हाइट है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेनिट्रेशन। यहाँ तक क्लियर। तो परसेंटेज डाइल्यूशन में एक टर्म लिखा था, परसेंटेज डाइल्यूशन क्या होता है, AP अपॉन AP प्लस AR एंड 200, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हम लोग 100। AP क्या है, पेनिट्रेशन एरिया अपॉन AP प्लस AR क्या है, ये रूफ का। ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली जो है सो परसेंटेज डाइल्यूशन 100% होना चाहिए। ठीक है, आइडियली परसेंटेज डाइल्यूशन 100% होना चाहिए, मतलब इसका क्या हुआ, 100% कब होगा, जब AR इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, AP कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 बचा रह जाएगा। बट ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अंडर फीडिंग, मतलब ये कुछ तो मीन्स ठंडा होने के बाद जमेगा तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, इसके लिए अंडर फीडिंग होने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली इसे 100% नहीं रखते। तो ये प्रैक्टिकली 100% से नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए, आइडियली परसेंटेज डाइल्यूशन शुड बी ideally ideally
ideally percentage dilution should be 100%, that is no reinforcement। मैंने अभी पीछे बताया जस्ट, ठीक है। बट हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली इट इज केप्ट बिलो 100%। अब ये 100% से बिलो क्यों हम लोग को रखते हैं, हम लोग 100% से बिलो क्यों रखते हैं, अभी मैंने बताया, क्योंकि अंडर फीलिंग जो होता है, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में तो काफ़ी हीट रहता है ना इसमें, स्टार्टिंग में जब हीट ज़्यादा रहता है और जब ये कूल होता है तो कुछ मटेरियल आपस में मटेरियल का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम होता है, ठीक है। आपस में मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो आपस में कम होते हैं, जिसके कारण से अंडर फीलिंग हो सकता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखिए, सो एज टू अवॉइड अंडर फीलिंग, so as to avoid underfilling, so as to avoid underfilling, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सब पढ़ा उसे एक बार समाप्त करते हैं और इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का ग्राफ देखें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने पहले मैनुअली आर्क वेल्डिंग का ग्राफ देखा, फिर सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग का हमने ग्राफ देखा, दोनों ग्राफ में। उसके बाद वोल्टेज का देखा, किसमें वोल्टेज इक्वल टू ट्रांसफार्मर होता है, कब करंट ऑफ आर्क इक्वल टू करंट ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। फिर हमने सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक का वोल्टेज का इक्वेशन देखा, OCV का वोल्टेज इक्वल टू OCV माइनस OCV अपॉन SCC इंटू आई। इस पर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैंने एक न्यूमेरिकल्स करवाया आप लोगों को, बाकी आप लोगों को खुद करना है। कहीं पे भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर जो हमारे विजन गेट के बच्चे हैं वो हमारे ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ज्योमेट्री ऑफ वेल्ड बीट के बारे में पढ़ा, ये क्यूब 100% से कम होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाएं जिन बच्चों को इस वीडियो का नीड हो। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।